नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह सेंगर त्रिवेणी करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका भूगर्भिक इतिहास। आखिर ये जो पृथ्वी बनी है तो किस तरीके से पृथ्वी बनी है, कौन कौन सी वो थ्योरी है जो जिसके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है ना। और साथ ही साथ इसका भूगर्भिक इतिहास, आखिर कब पृथ्वी बनी और उससे लेकर आज तक किन किन कालखंडों से ये समय पृथ्वी का गुजरा हुआ है, उस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे इससे टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो एमपीपीएससी या स्टेट सर्विसेज एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, यूपीएससी में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बाकी अदर एग्जाम में तो चांसेस कम रहते हैं आने के। पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना ज़रूरी है ज्योग्राफी के नज़रिए से। तो जो हमारी पृथ्वी, पता ही है सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं और उन 8 प्लैनेट में से एक हमारी अर्थ है। तो आखिर ये बनी कैसे, सारे प्लैनेट्स कैसे आए? तो जब यूनिवर्स का ओरिजिन समझा जाता है तो उस यूनिवर्स के ओरिजिन में एक बिग बैंग थ्योरी बहुत पॉपुलर थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी तो ये बहुत लेट आई। इससे पहले कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, क्या अवधारणाएं थी जिसके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई? तो जनरली मोटे तौर पर सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर उठा के देखा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो विचारधाराएं हैं जो इसके लिए जानी जाती हैं, या दो विचारधाराओं में पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा जाता है। पहला, एक जो कहलाती है वो कहलाती है अद्वैतवादी विचारधारा, और दूसरा द्वैतवादी विचारधारा। अद्वैत मतलब सिंपल सा है, जो मोनिस्ट है, जो ये ये मोनिस्ट आइडियोलॉजी कहलाती है, ये ड्यूलिस्टिक आइडियोलॉजी कहलाती है, जिसमें माना जाता है कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो बनी है, ये जो ग्रह बना है या जितने भी सारे ग्रह बने हैं वो किसी एक वस्तु से बने हैं। अद्वैत अर्थात दूसरा कुछ नहीं है, केवल एक है, वो कहलाती है अद्वैतवादी विचारधारा। और जिसमें दो चीजों को आधार बनाकर इसकी उत्पत्ति को समझा जाए वो कहलाती है द्वैतवादी विचारधारा। अब अद्वैतवादी विचारधारा में जनरली दो दार्शनिक हैं जिनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय है, जिनमें से एक का नाम है कांट, जो फ्रांसीसी विद्वान थे, कांट हैं। उनकी एक थ्योरी है उससे रिलेटेड है, और दूसरा एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाप्लास। ये दो नाम हैं जो अद्वैतवादी विचारधारा से संबंधित है। द्वैतवादी में कई सारे नाम जुड़े हैं जिनमें से हम जनरली दो लोगों पर चर्चा करेंगे। एक जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है ना, और दूसरा दूसरा जो नाम है वो है ऑटो सिमड, जिनकी थ्योरी है ऑटो सिमड, जिनकी थ्योरी है धूल परिकल्पना जिसको बोलते हैं। दो थ्योरी हैं, अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट है, एक द्वैतवादी कॉन्सेप्ट है। इस अद्वैतवादी में दो फिलोसफर हैं जिनमें से एक का नाम कांट और दूसरे का लाप्लास, और द्वैतवादी में दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक का नाम है जेम्स जीन्स और सॉरी जेम्स जेफरीज, सुधार लेना थोड़ा सा, जेम्स जेफरीज, और दूसरे का नाम है ऑटो सिमट। ये दो लोग हैं। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चले, हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जब सिलेबस डिज़ाइन किया था तब उस समय आपको बताया था कि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे, और इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको चार टॉपिक हैं जनरली जिसको हमें पढ़ना है। एक जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंट को हम बाद में कभी पढ़ेंगे, और बायोजियोग्राफी। चार मेन टॉपिक है, पांचवा जब उसमें इन्वायरमेंट ऐड कर दिया जाए तो ये टॉपिक कवर हो जाता है। इसी में हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है जियोमॉर्फोलॉजी, है ना। अब जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो थ्योरी मेनली, एक ये कांट की गैसियस थ्योरी, गैसियस हाइपोथेसिस जिसको बोला जाता है
गैसीय परिकल्पना, कांट की गैसीय परिकल्पना, और लाप्लास की यह है नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं निहारिका परिकल्पना, हिंदी में ये नाम है। टिडल हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं ज्वारीय परिकल्पना, और ये कहलाती है इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, इसको बोलते हैं धूल परिकल्पना। ये 4 थ्योरी हैं, और इन चारों थ्योरी में 2 नाम मैंने आपको बताया। ये दोनों नाम किससे जुड़े हुए हैं? अद्वैतवादी विचारधारा से, और ये 2 नाम जुड़े हुए हैं द्वैतवादी विचारधारा से। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करें कांट की ये जो गैसियस थ्योरी है, गैसियस हाइपोथेसिस, किसकी? ऑफ कांट। जो एक कांट थे, इन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर इस थ्योरी को डेवलप किया। इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी शुरुआत में चूंकि जो बनी है, या जितने भी सारे प्लैनेट्स जो बने हैं, ये सब के सब पहले इस यूनिवर्स में एक अलग अलग छोटे छोटे धूल कण मौजूद थे, अलग अलग पिंड थे, और यही जो धूल कण अलग अलग घूम रहे थे यूनिवर्स में, यही कुछ समय पश्चात ये आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद एक पिंड बना, एक विशाल पिंड बना। और इसी विशाल पिंड में चूंकि जब ये बड़ा हो गया तो इसमें फिर मूवमेंट आया, और फिर ये बहुत तेज गति से यूनिवर्स में चक्कर लगाने लगा। और जब चक्कर लगाने लगा तो इसकी चूंकि मूवमेंट एनर्जी ज्यादा होने की वजह से फिर इसी से इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ अलग अलग पिंड इससे बाहर निकल गए और अलग अलग रिंग्स में फैलते हुए चले गए। मतलब शुरुआत में एक छोटे छोटे टुकड़े जो थे, अलग अलग जो पिंड थे, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स से इकट्ठे हुए सो बना एक पिंड। और जब ये मूवमेंट लगातार करने लगा, लगातार जब ये यूनिवर्स में घूमने लगा, तो इसकी एनर्जी से फिर इससे अलग अलग रिंग्स बनी, अलग अलग छल्ले बने। और ये कहाँ है? ये सेंटर में है, और इसके चारों ओर लगातार अलग अलग पिंडों का एक बिखराव सा हो गया है, और अलग अलग छल्ले रिंग्स बन गए। और यही रिंग्स जो बन गए, तो उसके बाद धीरे धीरे ये ठंडे होते गए, और ठंडे होने के बाद यही सारे छल्ले आपस में फिर से इकट्ठे हुए और एक प्लेनेट बना। और ऐसे कई सारे अलग अलग रिंग्स के जितने भी टुकड़े हैं, जितने भी पिंड हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले गए, और उनका जो ऑर्बिट है वो लगातार उसी ऑर्बिट में वो लगातार चक्कर कर रहे हैं, और वो सारे संघनित होकर एक आपस में पिंड का निर्माण करते हैं। ये कांट की ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर दी गई गैसियस हाइपोथेसिस है, जिसमें गैसेस का रोल कम है। गैस चूंकि शुरुआत में कम थी, और वो जो पिंड थे, जो धूल कण थे, वो ज्यादा थे, इस वजह से सारे के धूल कणों के आपस में मिलने से ग्रहों का निर्माण हुआ। दूसरी ओर लाप्लास इसी ग्रहाणु परिकल्पना में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, और वो ये बोलते हैं कि ये जो कांट थी, कांट की ग्रहाणु परिकल्पना है, उसमें से चूंकि वो कहते हैं कि एक पिंड से सारे अलग अलग रिंग्स बने, वो कहते हैं नहीं। उन्होंने बताया लाप्लास ने कि पहले एक पिंड तो बना, लेकिन इस पिंड के आप घूमने की वजह से, एनर्जी जनरेट होने की वजह से, एक अलग से बना एक दूसरा रिंग या एक दूसरा प्लेनेट बना, जो नेबुला कहलाया था। और इसी नेबुले से फिर सारे रिंग्स बने, या कई सारे छल्ले अलग हुए। मतलब कि लाप्लास की थ्योरी में पहले एक अलग अलग जो यूनिवर्स में बिखरे हुए पिंड हैं, वो सब इकट्ठे होकर एक ग्रह बना, एक प्लेनेट बना, और जब उसमें चूंकि गैसेस हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया, सो वो स्टार बना। और फिर उसके माध्यम से एक पहले रिंग अलग हुआ, एक ग्रह बना, और फिर उस नेबुलर में चूंकि डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसमें विस्फोट हुआ, और फिर उससे अलग अलग रिंग्स बनते चले गए, और फिर उससे छल्ले बने। तो एक तरफ ग्रहाणु परिकल्पना में, कांट की थ्योरी में, एक पिंड से कई सारे रिंग्स बनते हैं, और जबकि लाप्लास की थ्योरी में पहले एक पिंड से एक दूसरा छल्ला बनता है, और फिर उस रिंग से अलग अलग छल्ले का निर्माण होता है। दोनों में बेसिक अंतर इतना है। नाम थोड़ा जानना जरूरी है, बाकी
ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं करना है। तीसरी थ्योरी दो लोगों की है द्वैतवादी में, जिसमें एक का नाम है जेम्स जेफरीज और दूसरे का नाम है ऑटो सिमट। अब ये दो लोग ग्रहों की उत्पत्ति में दो चीजों को आधार मानते हैं, जबकि इससे पहले वाले वो लोग एक ही चीज के आधार पर ग्रह बना रहे हैं। ये दो लोग दो चीजों में क्या है, तो इनका कहना है कि एक था सन, जो हमारा सोलर सिस्टम में सूर्य है। जब इस सूर्य के पास एक दूसरा कोई स्टार आया, अर्थात कोई तारा आया, तारा जब इसके संपर्क में आया, तो इसके संपर्क में आने से सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये तारा एक फिलामेंट के रूप में खिंच गया, अर्थात खिंचाव हुआ। और जब ये सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब इसमें खिंचाव हुआ, तो फिर इससे वो तारा टूटकर अलग अलग रिंग्स में तैयार हुआ और फिर बने अलग अलग क्या ग्रह। यह है जेम्स जेफरीज की परिकल्पना, जिसमें उन्होंने ये अनुमान लगाया कि पहले एक सूर्य था और उसी सूर्य के संपर्क में जब एक दूसरा कोई तारा आया, तो उस तारे में जब सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से उस तारे में खिंचाव हुआ, तो वो एक फिलामेंट तंतु के रूप में वो खिंच गया। और जब खिंचा तो उससे फिर अलग अलग जो टुकड़े बाहर निकले वो एक रिंग्स के रूप में बाहर आते गए, और धीरे धीरे फिर अलग, जब वो ठंडे होने लगे, अब चूंकि वो तारा है गर्म है, और जब वो धीरे धीरे ठंडे होते गए तो क्या बन गए, ग्रह बने। ये है जेम्स जेफरीज की थ्योरी। और दूसरी ओर ऑटो सिमट इस सबसे हटके वो कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में चारों ओर जो है सारे के सारे धूल कण मौजूद थे। ये सबसे लेटेस्ट थ्योरी है, और जिसमें वो धूल परिकल्पना के आधार पर ये तय करते हैं कि चूंकि पूरे यूनिवर्स में धूल कण मौजूद थे और गैसेस, दो चीजें हैं, धूल और गैस। धूल और गैसों में, कण और गैसों में, चूंकि जो धूल गैसें हैं वो कम अवस्था में है और धूल कण ज्यादा अवस्था में, और गैसेस चूंकि कम अवस्था में है, इसलिए वो ज्यादा अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित मतलब कहीं कुछ गैस है कहीं कुछ है, सिस्टमेटिक नहीं है। और दूसरी ओर जो कण है उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो कम अव्यवस्थित तो हैं, सिस्टमेटिक तो वो भी नहीं है, पर उनका जो इरसिस्टमेटिक है वो कम है कंपैरिजन गैसेस के। तो गैसेस चूंकि कम अवस्था में है इसलिए वो ज्यादा अव्यवस्थित है, और धूल कण जो कण है, छोटे छोटे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो चूंकि ज्यादा अवस्था में है इसलिए उनमें थोड़ी व्यवस्था कंपैरिजन वाइज ठीक है। इस वजह से हुआ कि जो गैसेस वाला सेक्शन अलग होकर जो धूल कण हैं जो अलग अलग बिखरे हुए हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे हुए, और जब इकट्ठे हुए तो उनसे एक पिंड बना, और वो पिंड कहलाया ग्रह। ऑटो सिमट की धूल परिकल्पना में वो कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में गैसें और धूल कण मौजूद हैं, और गैसेस चूंकि अव्यवस्थित फॉर्म में ज्यादा है और धूल कण व्यवस्थित फॉर्म में है लेकिन कम व्यवस्थित है। इसलिए हुआ ये कि चूंकि गैसेस की संख्या कम है, और जब ये धूल कण आप जब ये घूम रहे थे तो उसी बीच में जब काफी समय, अब ये एक दिन का समय नहीं है, ये हजारों सालों पुरानी घटनाएं हैं, तो ये आपस में इकट्ठे होते गए, और इकट्ठे होने के बाद वो सारे धूल कण मिलकर आपस में एक पिंड बना जो अपने आप में ग्रह कहलाया। चार थ्योरी हैं, जिन चार थ्योरी में कुछ ना जानो तो कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को नाम जानना जरूरी है। और वो नाम जानना ये जरूरी है कि जो कांट गैसियस थ्योरी है, ग्रहाणु परिकल्पना है, ये कांट ने दी। दूसरा नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, निहारिका परिकल्पना। टिडल हाइपोथेसिस दैट इज जेम्स जीन्स और जेफरीज, और धूल परिकल्पना जो कहलाते हैं ऑटो सिमट। ये चार नाम आप लोगों को जानना जरूरी है, और इन चारों लोगों की थ्योरी को याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, कठिन इन द सेंस ये है कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई एग्जैक्ट तथ्यात्मक नहीं है, या थोड़ा सा फिजिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिस वजह से उसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है ना। तो अभी कोशिश करना कि उसके नाम याद रहें, बाद में फिर जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो वो टॉपिक धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जनरली मेंस में थोड़ा सा लिखने को आ जाता है, प्रीलिम्स में उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी जो दी गई। बाद में फिर
बिग बैंग थ्योरी आती है और बिग बैंग थ्योरी ने इस सारी चीज़ों को क्लियर किया। अब मुद्दा ये है कि जब पृथ्वी बनी तो कितना समय हो चुका है पृथ्वी बने हुए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की आयु के संबंध में एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, जिनका नाम है कि पृथ्वी आयु कितनी है, इसको निकालने में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कॉम्टे द बफन। जिन्होंने 1749 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक पहला प्रयास किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु क्या है। और इन्होंने पृथ्वी की आयु की गणना जो की वो वर्तमान से लगभग 4.7 अरब वर्ष इन्होंने बताई है। 4.7 बिलियन ईयर्स ये पृथ्वी की आयु बताते हैं कि हमारी पृथ्वी इतने समय पहले बन चुकी थी या ग्रहों का निर्माण हो चुका था। अब ये जो कॉम्टे द बफन जिन्होंने इस पृथ्वी की आयु के बारे में बताया, तो मुद्दा फिर यही है कि जब इतनी पुराना समय पृथ्वी के बने हुए हो गए हैं तो फिर निश्चित है वो पृथ्वी कई अलग अलग युगों से गुजरी होगी। मनुष्य का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। हमें पता है कि हम जो आज आधुनिक मानव के रूप में विख्यात हैं, तो ये होमोसेपियंस का जो पूर्वज जो हमारे रहे हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। लगभग 10,000 वर्ष पुराना इन लोगों का इतिहास है या मनुष्य का इतिहास है। जबकि पृथ्वी की आयु हम बोल रहे हैं कि 4.7 ईयर्स हो चुके हैं, अरब ईयर्स हो चुके हैं पृथ्वी को बने हुए। तो इतने समय से फिर पृथ्वी में था क्या, कैसे समय गुजरा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, सबसे पहले कौन सा जीव आया, तो इसी के संबंध में ये टॉपिक है जिसका नाम है जियोलॉजिकल हिस्ट्री या भूगर्भिक इतिहास, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पृथ्वी पर जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं या रॉक्स वगैरह हैं कैसे समय से गुजरी हैं। जैसे इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, पढ़ने के दृष्टिकोण से पूरे इतिहास को, चाहे वो भारत का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी देश का हो, हर दुनिया के हर एक इतिहास को जनरली हम 3 कालखंडों में डिवाइड कर देते हैं। जिसमें से एक आप बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री या जिसको बोला जाता है मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल। ये 3 कालखंडों में इतिहास का विभाजन होता है और जितने भी दुनिया के देश हैं वो निश्चित है इन 3 में से किसी न किसी एक से गुजरे हैं। मतलब या यूँ कहें कि हर देश का इतिहास इन्हीं 3 कालखंडों में विभाजित होता है। प्राचीन से मध्य कैसे आए, तो ये विभाजन का जो आधार है वो होती है कोई ना कोई घटना। जैसे कि एक समय तक जो चल रहा था, अब उस व्यवस्था में अगर कुछ चेंजेस दिखता है तो फिर हम कह देते अच्छा वो चेंजेस दिखे और वो फिर चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले हमारा समाज, तो फिर कहा जाता है कि अब यहाँ से एक नया खंड स्टार्ट हो जाता है। तो प्राचीन, फिर मध्यकाल जब तक चलता रहा, फिर सोसाइटी में, समाज में, देश में परिवर्तन हुआ, तो फिर एक नया युग आया जिसको आधुनिक काल कह दिया जाता है। ठीक वैसे ही पूरी पृथ्वी के जो कालखंड है, पूरी पृथ्वी का जो समय है 4.7 अरब वर्ष जो हमारी पृथ्वी का समय माना जाता है, इस पूरे समय को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे उस पूरे समय को डिवाइड किया गया पहले किस में, महाकल्प, जिसको बोला जाता है एरा या एराज जिसको बोलते हैं। तो पहले उस महाकल्प में डिवाइड किया गया और ऐसे हमारे टोटल 5 महाकल्प हैं पूरे पृथ्वी के संबंध में। एक जिसको आद्य महाकल्प कहते हैं, है ना, दूसरा पुराजीवी महाकल्प कहते हैं, फिर मध्य महाकल्प कहते हैं, मध्यजीवी, फिर सीनोजोइक और नियोजोइक। ये 5 महाकल्प हैं। इन 5 महाकल्पों को फिर विभाजित किया गया कल्प में, एपोच, छोटा समय, और फिर उसी कल्पों को बांट दिया गया युगों में, पीरियड्स में। और ऐसे पूरी पृथ्वी के समय को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। मतलब एक महाकल्प अगर स्टार्ट हुआ, आद्य महाकल्प, तो निश्चित है इस आद्य महाकल्प में कुछ कल्प होंगे और कुछ युग होंगे। तो हम इस कल्प के अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा महाकल्प और महाकल्प के बाद जो युग स्टार्ट हुए हैं उसके बारे में समझेंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण, उस युग में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे लिए जानना जरूरी है, वो जानेंगे। समझ आ रहा है? अब इसको, टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा और कुछ आपसे चीज पूछें। जैसे हिंदू धर्म में एक चीज सिखाई जाती है या बताई जाती है कि भगवान नारायण, उनके कुछ पृथ्वी पर अवतार हुए हैं। तो ऐसे कितने अवतार हैं? तो अब चूंकि अगर आपसे पूछा जाए तो अगर जिसको जानकारी हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे 10 अवतारों की चर्चा की गई है। विष्णु के ऐसे टोटल 10 अवतार हैं। अब ये मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को इससे लिंक किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विज्ञान भी इस चीज को स्वीकार करता है कि ये जो 9 अवतार हो चुके हैं, एक होने वाला है, वो इसके आधार पर तथ्यात्मक रूप से सही बैठता है कि वो जो 9 अवतार जो गुजरे हैं, डार्विन का जो विकासात्मक जो सिद्धांत है, किस तरीके से पृथ्वी पर विकास हुआ है जीव जंतुओं का या अन्य चीजों का, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये अवतार भी उसको कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होता है। जैसे उन 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार किसका माना जाता है, तो वो अवतार है मत्स्य अवतार। पहला अवतार मत्स्य मतलब मछली, और अगर मछली विष्णु का पहला अवतार है तो हम सबको ये पता है कि इस संसार में सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ, वो पहला जीव कहाँ आया? पानी में। तो विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार। सेकंड, कच्छप। कच्छप मतलब कछुआ। तो पहला मत्स्य है जो पूर्णतः पानी में रह रहा है वो जीव। अब वो जीव पानी के साथ कहाँ रह रहा है? स्थल में। कछुआ को देखा होगा, पानी में भी चल सकता है या रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। तो वो जो जीव है वो पानी से बढ़कर अब स्थल की ओर आ गया। तो दूसरा अवतार क्या हो गया? कच्छप। तीसरा, बराह अवतार। बराह को बोलते हैं सुअर। और सुअर एक ऐसा जीव है जो पानी को त्याग रहा है, पर कंप्लीटली नहीं त्यागा। वो कीचड़ पसंद करता है, स्थल अधिक अधिक हिस्सा में और थोड़ा पानी रूप रहे। जबकि ये पहले पूर्णतः पानी में, दूसरा पानी और जल दोनों में, पानी और पृथ्वी दोनों में रह रहा है। और जबकि तीसरा अवतार जो हुआ वो बराह अवतार, जो पानी को छोड़कर स्थल में ज्यादा है। तो जीवन जो है वो जीवन पानी से निकलकर स्थल की ओर अब बढ़ रहा है। बराह के बाद चौथा अवतार है नरसिंह। और नरसिंह अवतार जिसमें आधा जानवर और आधा इंसान है ना। नरसिंह अवतार जिसमें आधा हिस्सा इंसान का रहता है, आधा हिस्सा जानवर का रहता है, न नर है न मानव है। समझ रहे हो? नरसिंह अवतार। तो ये चौथा, अब मनुष्य की शुरुआत हो रही है। नरसिंह के बाद पांचवा अवतार जिसको बोलते हैं परशुराम। मनुष्य आया तो नरसिंह में आधा था। अच्छा, परशुराम के पहले एक अवतार है वामन अवतार, जिसमें मनुष्य आया तो, पर किस रूप में आया? बौने रूप में। छोटा सा मानव आया, वो वामन अवतार है। वामन मतलब बौना अवतार। ये विष्णु ने एक छोटा सा अवतार रूप धारण किया था। छठवां जो अवतार है वो है परशुराम, जिसमें मनुष्य उत्पन्न हुआ और एक विशाल काय मनुष्य उत्पन्न हुआ। पढ़ते हैं पुराणों में कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को किया। तो ये जो मार धाड़ है ना, इस टाइप का जो जीवन है, तो वही मनुष्य अब उसी रूप में आया जिसमें हम लोग एडम्स एरा जो उठा उठा के देखते हैं कि जिसमें मनुष्य उत्पन्न हुआ, तो एक आदि मानव के रूप में था। हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव कहलाते हैं। और फिर उसी मनुष्यों में आगे एक क्रम बढ़ा और फिर आए राम।
पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अर्थात मनुष्य को मर्यादा सिखाने वाले ईश्वर वो राम है, जिसमें इस संसार में मर्यादाओं को रोपा गया या मर्यादाओं की सीमा तय की गई कि आखिर मनुष्य है, मनुष्य प्रजाति है, तो आखिर हमारी मर्यादाएं क्या हैं। और वही मानव अब सभ्य मानव में कन्वर्ट हुआ। और देन इसके बाद राम के बाद कृष्ण, एक अगला अवतार जिन्होंने इस धरा पर प्रेम का संचार किया, और नवा अवतार माना जाता है गौतम बुद्ध को। कंट्रोवर्शियल है, पुराणों में इसको मान्यता दी गई है कि विष्णु का नौवां अवतार गौतम बुद्ध का है। क्यों है? और जबकि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी जिसको इस चीज़ को खारिज करते हैं, तो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, उस पर नहीं जाना। तो नौवां अवतार गौतम बुद्ध है, जो इतिहास के किताबों में हमें पढ़ने को मिलता है। और 10वां अवतार होने वाला है, जो कहलाता है कल्कि। ये टोटल 10 अवतार, और इस 10 अवतारों को बताने का केवल एक कारण था, और वो कारण ये है कि जो हम टॉपिक अब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अगले उस टॉपिक से कोरिलेट है। कोरिलेट आप करोगे, चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी, समझने में थोड़ा दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए, तो अब स्टार्ट करें। भूगर्भिक इतिहास में मैंने बताया सबसे पहले महाकल्प को, पूरे समय को डिवाइड किया गया महाकल्प में, और ऐसे हमारे पृथ्वी पर 5 महाकल्प हमने इतिहास के पन्नों में उसको लिखे हैं ज्योग्राफी में, जिसमें सबसे पहला है प्री पैलियोजोइक एरा, आद्य महाकल्प, दूसरा पुराजीवी महाकल्प, तीसरा मध्यजीवी महाकल्प, चौथा सीनोजोइक, और 5वां नियोजोइक। 5 महाकल्प हैं। इस महाकल्पों में जब आद्य महाकल्प की बात करते हैं तो इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक आर्कियन और दूसरा प्री कैम्ब्रियन। 2 कालखंडों में, 2 युगों में इसको डिवाइड किया जाता है, आर्कियन काल और प्री कैम्ब्रियन काल। पुराजीवी महाकल्प को जब आप उठा के देखोगे तो फिर इसके 5 अलग अलग कालखंड हैं। मध्यजीवी महाकल्प के 3 कालखंड हैं, सॉरी, है ना, जिसमें क्रिटेशियस, जुरैसिक, है ना, ये सारे आते हैं। सीनोजोइक महाकल्प में फिर से 5 युग आते हैं, और देन नियोजोइक में 2 युग आते हैं। इन सबको अपन को डिटेल करना। सबसे पहले स्टार्ट करें आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में पहला है आर्कियन, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। ये 2 युगों में, इसको 2 कालों में बांट दिया। तो आर्कियन जो काल है, तो इस काल में क्या हुआ? आर्कियन काल में चूंकि पृथ्वी जब बनी तो एक गर्म पदार्थ से बनी, तब तो मैग्मा था, लिक्विड फॉर्म में था, और इसी लिक्विड फॉर्म में जब मैग्मा ठंडा हुआ तो उसका सॉलिडिफिकेशन होने के बाद रॉक्स बनी। तो सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो तप्त रूप में तप्त से ठंडे रूप में आई, और 2 चीजों का, एक कनाडियन सील्ड और स्कैंडिनेवियन सील्ड का निर्माण हुआ। कनाडियन सील्ड और स्कैंडिनेवियन सील्ड अर्थात चट्टाने, सॉलिड फॉर्म। ठंडा तो हुआ पूरी पृथ्वी पर, तो सबसे पहले ठंडे होने की प्रक्रिया कहां हुई? कनाडियन सील्ड, ये जो कनाडियन सील्ड है, और स्कैंडिनेवियन सील्ड मतलब जमीन का वो भाग, वो जम के तैयार हुआ। और किस समय हुआ? आर्कियन एरा में। ये लिक्विड पूरा जो जमने का स्टार्ट हुआ वो यहां से स्टार्ट हुआ, ये 2 चीजें बनी। देन इसके बाद अब वो पूरा का पूरा प्रोसीजर वो ठंडे होने की कगार पर था। देन इसके बाद फिर दूसरा कालखंड आया जिसमें प्री कैम्ब्रियन काल था, और इसमें प्री कैम्ब्रियन काल में लगभग पूरा जो मैग्मा था वो पूरा का पूरा लगभग सॉलिड हो चुका था। और इसी समय हमारे यहाँ पर भारत में वो जो अरावली पर्वत है वो इसी प्री कैम्ब्रियन काल में डेवलप हुआ, ये बना था। तो क्या इस समय जीवन था? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कनाडियन, पहले तो ये लिक्विड सॉलिड हो रहा है, मैग्मा सॉलिड हो रहा है, और मैग्मा वो मतलब वो चीज है जिसका टेम्परेचर ही 2 से 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इस समय पहली चीज तो यह है कि जीवन था ही नहीं,
और अगर रहा भी होगा तो उस टेम्परेचर में वो जीवन नष्ट हो गया होगा। तो इसीलिए इस समय ना तो कोई फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स मतलब किसी भी प्रकार की ना कोई जीव जंतु है ना कुछ है, पूर्णतः केवल और केवल रॉक्स हैं, जो रॉक्स बनी और चट्टाने बनी, जो किस समय बना, आद्य महाकल्प में। एक आर्कियन और दूसरा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में नाम बस याद रख लेना, अरावली माउंटेन, और इसमें कैनेडियन सीड और स्कैंडिनेवियन सीड। दूसरा दूसरा कल्प है पुराजीवी महाकल्प। यही है वो प्राइमरी एरा या प्राइमरी पीरियड जिसको नाम दिया गया कैम्ब्रियन काल। इसी को प्राथमिक युग कहते हैं, प्राइमरी पीरियड, क्योंकि यहां से चीजें अब बदलने लगी। और बदली कैसे, तो इस अच्छा पुराजीवी महाकल्प को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया, कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। 5 हैं, कैम्ब्रियन काल, सिल्यूरियन काल, डिवोनियन काल, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। एक कल्प की जगह काल लिख लेना, उसमें टाइपिंग एरर हो गया है ना। तो कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ, तो कैम्ब्रियन काल में सबसे पहले वो जो सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस होने के बाद अब पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब है इमरजेंस, एक जीव आया। पर ये जो जीव था वो कैसा था, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय मतलब वन सेल ऑर्गन्स, और वन सेल ऑर्गन जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये आया। और ये कहाँ आया, ये आया समुद्रों में, पानी में। जो अभी हल बताया, सबसे पहला जीवन मत्स्य के रूप में अवतार है, तो सबसे पहला जीवन भी पानी में आया। तो जीव का प्रादुर्भाव हुआ कैम्ब्रियन काल में, पर वो जीव पानी में आया, और उस जीव की विशेषता क्या थी, वो एक कोशिकीय जीव था। इसके बाद कैम्ब्रियन काल के बाद सेकंड जब सिल्यूरियन काल में आते हैं, तो सिल्यूरियन काल में अब वो जीव बदल गया। और बदलकर कैसा हुआ कि यहां पर जीवन आया, कैसे, रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति होने लगी। रीढ़ वाले मतलब जो स्पिनल वाले जो जीव हैं पानी, और वो सारे जीव अभी भी पानी में हैं, अभी पानी से बाहर ही निकले, क्योंकि पानी में तो शुरुआत में पहले एक कोशिकीय था, फिर कोशिका आई बड़ी, कोशिका बड़ी तो फिर रीढ़ वाले जीव भी आने लगे, उत्पन्न हुए। और डिवोनियन काल में अब उसी पानी में कई सारे मछलियों का प्रादुर्भाव ज्यादा हो गया, और इसलिए इसको नाम दिया गया मत्स्य युग, फिशेज कहलाता है। क्योंकि इस समय अब समुद्रों में कई अलग अलग प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति हो चुकी थी। अभी तक तो केवल एक टाइप थे, अब वो टाइप्स बढ़ गए, और वो टाइप्स बढ़कर कहलाने लगे बहुत सारी। जब मछलियों की उत्पत्ति हो गई तो उसको फिर डिवोनियन काल को नाम दिया गया, मत्स्य युग कहलाया, फिश एज कहलाता है। देन इसके बाद कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल में फिर ये होता है कि वो जो अर्थ थी, शुरुआत सील्ड बन चुका था एक, अब आगे पढ़ेंगे अपन, जब एक लैंड मास था तो इसका नाम पेंजिया था, और यही पेंजिया और इसके चारों ओर पानी था जिसका नाम पेंथालासा था। अभी डिटेल डिस्कशन होगा उसका। तो यही पेंजिया जो एक लैंड मास था, अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स और रिवॉल्यूशन की वजह से ये पेंजिया अब दो हिस्सों में टूट गया था। तो कार्बोनिफेरस काल की विशेषता जो थी वो ये थी कि यहां पर पहली चीज तो ये कि पेंजिया टूट गया, पेंजिया का विभाजन हुआ। और दूसरा, वो जो जीवन था जो अभी तक केवल पानी में था, वो जीवन अब कहां आ चुका था, स्थल पर जीव आ चुके थे, और कई सारी जीवों की उत्पत्ति स्थल पर हो चुकी थी। और कार्बोनिफेरस काल में जब चूंकि क्रैक्स पड़े, दरारें बनी, पृथ्वी टूट रही थी, तो उस समय कई सारे जीव जंतु वहीं जाके दफन हुए, और फिर आगे जाकर आज की डेट में वो गोंडवाना लैंड के रूप में या कोयले के रूप में जाने जाते हैं, जो कार्बोनिफेरस की देन था। और पर्मियन काल जो एक ऐसा काल था जिसमें, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना कि उभयचर, उभयचर मतलब एम्फीबियंस जिसको बोलते हैं, जो स्थल पर भी रह सकते थे और
पानी में भी रह सकते, ऐसे जीवों का विकास भी डिवोनियन काल में हो चुका था। और वही डिवोनियन काल से जब उभयचर आ चुके थे तो स्थल पर जीवों की बहुत सारी प्रजातियां बन आ चुकी थी। और इसके बाद परमियन काल में फिर कई सारे जीव जंतु स्थल पर दिखाई देने लगे थे। तो ये पूरा एक कालखंड है पुराजीवी महाकल्प, जिसमें 5 हिस्सों में पूरे के पूरे युगों को, पूरे के पूरे कालों को डिवाइड किया जाता है। और इसमें हम 5 कालों में आधार बनाकर खत्म करते हैं। एक नज़र डालो फटाफट, कैम्ब्रियन काल, सिल्यूरियन काल, डिवोनियन काल और कार्बोनिफेरस और परमियन, ये 5 हिस्सों में पूरे के पूरे हिस्से को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कुछ समस्या है इसमें? चाहो तो एक चीज और लिख लेना, जो रेंगने वाले जीव हैं वो अब पृथ्वी पर आ चुके हैं। रेंगने वाले जीव जो परमियन काल में, क्योंकि स्थल पर जीव आ ही चुके हैं, रेंगने वाले जीव परमियन काल से स्टार्ट हो जाते हैं। रेंगने वाले मतलब जो रेप्टाइल्स कहलाते हैं, है ना, जो रेंगते हैं। दूसरा कालखंड है मध्यजीवी महाकल्प। और मध्यजीवी महाकल्प में 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ये शब्द बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, फिल्म भी आई थी जुरेसिक पार्क, है ना। तो उसी जुरेसिक पार्क में जो डायनासोर वाला जो सिस्टम है, तो वो ये वही कालखंड है। ये वो समय है मध्यजीवी महाकल्प जिसमें जो सरीसृप थे, जो रेप्टाइल्स थे, इनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। और एक खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े रेप्टाइल्स आने लगे, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े। रेंगने वाले जीवों का प्रादुर्भाव परमियन काल में हो चुका था और अब उनमें वृद्धि इस समय हुई। और ट्रियासिक काल ये एक किस्म से रेप्टाइल्स युग कहलाता है, या रेप्टाइल्स युग कहलाने लगता है, रेंगने वाले जीवों का युग कहलाता है। क्योंकि यहां पर एक से एक बढ़कर रेप्टाइल्स आने लगे, बड़े बड़े रेप्टाइल्स आने लगे। और उन्हीं रेप्टाइल्स में कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी थे जो आकाश में उड़ सकते थे, और बाकी कैसे थे, स्थल पर चलने वाले थे। 2 प्रकार के रेप्टाइल्स थे। जैसे फिर आगे इन्हीं रेप्टाइल्स का जब विकास हुआ तो फिर उत्पत्ति हुई किसकी, डायनासोर की। तो जो डायनासोर का जो युग है वो कौन सा युग कहलाता है, जुरासिक युग। डायनासोर रेप्टाइल्स हैं, कुछ अलग नहीं है, रेप्टाइल्स ही कहलाते। और यही डायनासोर ऐसे हैं, कुछ आकाश में उड़ जाते थे और कुछ स्थल पर रहते हैं। डायनासोर में भी 2 प्रजातियां थी, एक वो डायनासोर थे जो वेजिटेरियन थे और एक वो थे जो नॉन वेजिटेरियन थे। नॉन वेजिटेरियन इन द सेंस वो चाहे जो भी जीव आए सबको खा जाते थे। और कुछ रेप्टाइल्स या डायनासोर ऐसे थे जो केवल जैसे बाकी जानवर घास फूस या पेड़ पौधों को के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे ही वो थे। अधिकतर फिर डायनासोर, जब बड़े डायनासोर आने लगे जो सबका भक्षण करने लगे, तो फिर धीरे धीरे आलम ये हो गया कि इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु बचे ही नहीं रहे थे। सारे के सारे डायनासोर उसको अपने में लिए जा रहे थे। और फिर फाइनली क्रिटेशियस कल्प या क्रिटेशियस काल वो काल था जिसमें अंततः डायनासोर समाप्ति की ओर पहुंच चुके थे। क्योंकि सिंपल सा है, अगर वो डायनासोर डिपेंड हैं किसी दूसरे जीव जंतु पर और अगर वो संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो फिर सिंपल सा मेथड है, वो फिर बचेगा क्या, फिर वो किसे खाएंगे, फिर वो आपस में ही एक दूसरे को खाएंगे। और जब दूसरे एक दूसरे को खाएंगे तो फिर उनका भी अंत हुआ। वो क्रिटेशियस काल में लगभग लगभग डायनासोर आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे और खत्म हो रहे थे। जब ये सारे जीव जंतु खत्म हुए तो फिर एक नया युग स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प एक मैमल सेज कहलाता है या स्तनधारी जीवों का युग कहलाता है, जिसमें मैमल्स उत्पन्न हुए। अभी तक मैमल्स नहीं थे। मैमल्स मतलब कि जैसे कि मछली, सॉरी, जैसे कि गाय, जैसे कि इंसान, है ना, ये मैमल्स के रूप हैं। तो स्तनधारी जो जीव हैं वो इस काल में स्टार्ट हुए और शुरुआत होती है पैलियोशीन युग से, पैलियोशीन काल से। पैलियोशीन के बाद आता है ईओशीन युग, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। अब इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि इसमें कई सारी घटनाएं हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है ना।
जैसे कि पैलियोशीन युग, ये क्या है इसमें याद रखना, स्तनधारी जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव मतलब इमरजेंस हुआ, और मैमल्स की शुरुआत हो चुकी थी। डायनासोर लगभग लगभग समाप्त हो चुके थे और मैमल्स की उत्पत्ति हो चुकी थी। बंदर भी एक मैमल्स है और बंदरों का जो युग है वो इसी समय है। यहीं से स्तनधारी जीवों का प्रादुर्भाव, मतलब अब बंदर आ चुके हैं, जो हमारे कहा जाता है इंसानों के पूर्वज बंदर थे, ये तो नहीं थे पर इन्हीं की एक प्रजाति थी जो हमारे पूर्वज कहलाते। इलियोसीन युग में कार्बोनिफेरस, याद है कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ था, पृथ्वी जो पेंजिया था वो टूट रहा था और उसी से कई सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे। उसी में से इंडिया भी गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था और गोंडवाना लैंड से अलग होकर शिफ्ट हो चुका था एशिया में, या एशियन प्लेट से टकरा चुका था। तो इसी एशियन प्लेट से जब वो टकराया तो एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इन दोनों के बीच में जो टेथस सी था, तो टेथस सी के जो सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे, उन पर फोल्ड्स पड़ने से उत्पत्ति होने लगी ग्रेट हिमालय की। तो ग्रेट हिमालय या महान हिमालय उत्पन्न होने बनने लगा, या बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई इयोशीन युग से। ये बंदर युग भी कहलाता है, ये बंदरों का युग कहलाता है। ओलिगोसीन में ये जो ग्रेट हिमालय है ये बनकर पूर्णतः तैयार हो चुका था, और मायोशीन काल में स्टार्ट हो चुका था मध्य हिमालय। हिमालय की 3 रेंज है, एक ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय और तीसरा शिवालिक। तो मायोशीन काल में मध्य हिमालय और प्लायोशीन काल में शिवालिक का निर्माण हुआ। ये 3 नाम हिमालय पर्वत के संबंध में याद रखना कि पहले इयोशीन काल में ग्रेट हिमालय बनना स्टार्ट हुआ, ओलिगोशीन काल में वो कंप्लीट हुआ, और देन मायोसीन काल में मध्य हिमालय और प्लायोशीन काल में शिवालिक की उत्पत्ति हुई। ये एक बार इसको देख लो, समझ लो। ठीक है, चलिए। देन इसके बाद नियोजोइक। नियोजोइक में 2 हिस्से, प्लीस्टोसीन युग और होलोसीन युग। और प्लीस्टोसीन युग ये वो युग है जिसमें हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चेंजेस आया, और वो चेंजेस ये था कि पूरी की पूरी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज कह सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहनी, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी की पूरी पृथ्वी पर ट्रॉपिकल जोन को अगर छोड़ दें तो बाकी पूरी पृथ्वी पर बर्फ की चादर ढक चुकी थी। और बर्फ की चादर का मतलब है एक स्टार्ट हुआ एक युग, आइस एज, आइस युग स्टार्ट हुआ। पूरी की पूरी पृथ्वी हिम चादर से ढक चुकी थी जलवायु परिवर्तन की वजह से। ट्रॉपिकल जोन अर्थात वो हिस्सा जहां पर सन का डायरेक्ट प्रभाव है, उस हिस्से को छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ की चादर बन गई। और जब बर्फ की चादर बन गई तो सिंपल सा है, क्या बना, तो बने ग्लेशियर्स। अमेरिका में ग्रेट लेक्स, अमेरिका और कनाडा की जो ग्रेट लेक्स हैं, नॉर्वे के फ्योर्ड तट, ये सारे इसी प्लीस्टोसीन युग का देन है। ग्रेट लेक्स में जैसे कि अमेरिका की सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, कनाडा की लेक बियर, लेक विनिपेग, है ना, अथावस्का, रेंडियर, ये सारी लेक्स जो हैं वो इसी ग्लेशियर्स के बनने के बाद, फिर जब जब बाद में वो ग्लेशियर्स टेम्परेचर बढ़ा, फिर धीरे से फिर टेम्परेचर बदला, तो फिर वो कन्वर्ट हो गए और एक प्योर वाटर के सोर्सेस बने, फ्रेश वाटर के, प्योर वाटर में फ्रेश वाटर या शुद्ध पानी के एक स्रोत कहलाए। और होलोशीन युग जिसे आधुनिक युग की संज्ञा दी जाती है। और आज का जो युग है वो यही होलोशीन युग में, जिसमें हम लोग, आप लोग सब पाए जा रहे हैं।
तो ये है वर्तमान युग, आधुनिक युग। इस आधुनिक युग में फिर जो तेल के कुएं वगैरह हैं वो इसी युग में निकाले गए और खोजे गए। ये था हमारा वो टॉपिक जो भूगर्भिक संरचना से संबंधित था या भूगर्भिक इतिहास से संबंधित था। थोड़ा सा एक अलग टाइप का टॉपिक है जिसमें जनरली कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, और थोड़ा सा उसमें कौन फैक्चुअल डेटा है कि किस कालखंड में कौन सी चीज़ बनी है, वो थोड़ा सा हमें याद रखना है। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा, है ना। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारे कॉन्टिनेंट और जो ओशियन हैं कैसे बने, रॉक्स कैसे आई, कैसे कैसे रॉक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।